ना, लिमिट्स के बाहर पावर एंजॉय करती है। तो जैसे आपकी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है। हम पेपर 2 में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ते हैं, पॉलिटी हम पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है? यस, इट डिलिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट, फंक्शनिंग बताता है आपके, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो एज अ स्टेट। ये सब चीजों को वो डिमार्केट करता है। लेकिन अगर ये सब कुछ, ये विजन को आपको अगर हासिल करना है, आपको उस मकसद को पाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास में हमेशा डेमोक्रेसी बनी रहे। और डेमोक्रेसी बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका कोई ओपोनेंट हो, आपका कोई क्रिटिक हो। वो गेम होगा ही नहीं जिसमें ओपोनेंट नहीं है। तो जब प्रधानमंत्री खड़े हुए स्पीच देने के लिए, तो जस्टिस फॉर मणिपुर के नारे लगा लगा के ऑपोजिशन ने इतना परेशान कर दिया कि प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि भाई मेरे को एक ईयरफोन लाके दे दो ताकि मुझे इनकी आवाज सुनाई नहीं दे। तो मन की बात थी वो एक्चुअली। तुम लोग 10 साल से सुन रहे हो मन की बात। किसके मन की बात? खुद के। है ना? खुद के मन की बात चल रही है। अभी जो लॉज में रिसेंट चेंजेस आए हैं, है ना, आईपीसी में, सीआरपीसी में, सीपीसी में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, इनको थोड़ा सा ध्यान से करना। और आपको ऐसा नहीं है कि पूरे लॉस पढ़ने हैं, कि आप बेयर एक्ट उठा के शुरू हो जाओ कि मुझे हर प्रोविजन पता होना चाहिए। कुछ कोर चेंजेस आए हैं जो कि नेशनल इम्पैक्ट डालेंगे। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या जरूरी है कि हम उन चीजों को पिक करें जो नेशनल इम्पैक्ट या नेशनल इंपॉर्टेंस की है, जो पूरे देश को प्रभावित करेंगे। आपको उन चीजों पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल सेडिशन में अगर जो चेंजेस आया है, पहले वो आईपीसी 124 में था, अब वो किस सेक्शन में शिफ्ट हुआ, क्या बेसिक चेंजेस किए गए, कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो पहले कॉग्निजेबल थे अब वो नॉन कॉग्निजेबल बना दिए हैं, कंपाउंडेबल थे अब नॉन कंपाउंडेबल बना दिए हैं। ये सब आपको अखबार में डेली मिलता जाएगा। आपको बेयर एक्ट उठाने की जरूरत नहीं है। जो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड वाला पेज आ रहा है, आपका एडिटोरियल वाला जो पेज आ रहा है, इसमें आपको साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ कमेंट्रीज डेली चल रही हैं। आप बस उन आर्टिकल्स को सेव करके रखना, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? चलो, तो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो हमारी शुरुआत सोशलॉजी से होगी। और सोशलॉजी में सबसे पहला हमारा जो बेसिक रहेगा वो रहेगा इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ना, यूनिट 1। बेसिकली इस पूरी यूनिट में सोशलॉजी द डिसिप्लिन है, पर उसमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब कंपोनेंट है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। देखो, कोई भी सब्जेक्ट, है ना, जब
पढ़ा जाता है तो उसके पीछे का जो मकसद है वो सबसे पहले स्पेसिफिक होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। मतलब कि लेट्स से मैं साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहा हूं, मैं साइंस क्यों पढ़ रहा हूं, मैं फिजिक्स क्यों पढ़ रहा हूं, साइंस में केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूं, मैं मैथ्स क्यों पढ़ रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ रहा हूं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ जरूरतें होती है, और वो सब जरूरतें सोसाइटी की होती है। सोसाइटी मतलब आप और हम, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उस समाज की जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए हम एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, एक अप्रोच क्रिएट करते हैं, जिससे कि हम उस समाज की उस नीड्स को पूरा कर सके, केटर कर सके। फिजिक्स क्यों? क्योंकि हमको अपने आसपास के फिजिकल वर्ल्ड को समझना जरूरी था। रात क्यों हो रही है, दिन क्यों हो रहा है, अर्थक्वेक को समझना है तो ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा कि अर्थ के अंदर क्या है कि जो नीचे से हिल रहा है। ऊपर कलर चेंज क्यों हो रहा है, तो आप समझो कि उसमें स्कैटरिंग भी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं सन भी है, आपका अर्थ भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी है। तो हमको फिजिकल वर्ल्ड डिसिफर करना था, तो हमने फिजिक्स एक डिसिप्लिन क्रिएट किया, उसमें हमने थ्योरीज बनाई, उन थ्योरीज से लॉ बने, और लॉ से हम चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साइंस में लॉ बनाने का मतलब क्या है कि वंस वी गेट अ लॉ, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ये एक लॉ है, थ्योरी है न्यूटन की, पर थर्ड लॉ भी है। इसका मतलब ये है कि जो लॉ उसने दिया, अब ये यूनिवर्सली हर चीज पे वैलिड रहेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं सोशलॉजी की। सोशलॉजी में जरूरत क्या थी, सोशलॉजी का इमर्जेंस क्यों हुआ? सोशलॉजी का इमर्जेंस होता है यूरोप में। यूरोप अर्ली मिडाइवल एरा अगर बोलो आप उसको, प्री मिडाइवल एरा में यूरोप डार्क एजेस से गुजर रहा है। डार्क एजेस मतलब जहां पे सोसाइटी बहुत बैकवर्ड है, जहां सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव है, जहां विच हंटिंग हो रही है, जहां औरतों को सम्मान नहीं मिल रहा है। रूल कौन कर रहा है? मोनार्क। और उसके ऊपर भी कौन है? चर्च। पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी को जानता तक नहीं है। सोशल सिस्टम जानता ही नहीं है कि वो क्या लॉज हैं, अपने मन से चले आ रहे हैं, और वो सारे ही नॉर्म्स जो हैं सोसाइटी के, वो इतने कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स हैं कि उसको डार्क एजेस बोलते हैं। मतलब अंधेरे में जी रहा है समाज, और अंधेरा इतना अंधेरा कि आपको ना आपका हक पता है, ना स्टेट को अपनी ड्यूटीज पता है, ना संविधान जैसी, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज है, और ना ही कोई लॉजिक या रेशनल आपके गवर्नेंस या गवर्नमेंट के पीछे है। मन मर्जी से चल रहा है और अपनी कन्वीनियंस के लिए चल रहा है। और किसकी कन्वीनियंस? कुछ लोगों की। जो मासेस होते हैं वो हमेशा एक्सप्लॉइटेड रहते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा एनसीईआरटीज में, उसमें थर्ड स्टेट था। थर्ड स्टेट में मेजरली कौन था? जो मासेस थे, कॉमन मैन थे, उसके ऊपर नोबिलिटी, और उसके ऊपर मोनार्क्स, और उसमें कुछ हद तक पोप भी थे। अब यूरोप का जो स्ट्रक्चर था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, सबसे ऊपर तो भैया चर्च, क्योंकि चर्च से ऊपर कुछ नहीं। मोनार्क, किंग, नोबिलिटी, एंड देन मासेस।
ये सब वो माइनॉरिटी का हिस्सा है जो सोसाइटी को डोमिनेट कर रहा है। लेकिन अगर डोमिनेट किया जा रहा है तो कोई डोमिनेट हो भी रहा है। अगर रूलर है तो रूल्ड भी है। अगर रूलर है तो फिर रूल्ड भी है। तो तीन, हमेशा सोसाइटी में तीन एस्पेक्ट्स, तीन फेजेस देखे जाते हैं। पहला, उसका सोशल सेटअप। दूसरा, इकोनॉमिक सेटअप। तीसरा, उसका पॉलिटिकल सेटअप या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तो बात कर ली कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, जहां पे सबसे सुप्रीम पोप है। तो रिलीजन पूरे सोसाइटी को डोमिनेट करते हुए नजर आएगा आपको, क्योंकि टॉप पे कौन है? चर्च। और उसका हेड कौन होता है? पोप। हमारे यहाँ पे जिसको महापंडित बोलते हैं, सबसे बड़ा पंडित बोलते हैं, वो बेसिकली चर्च। आपको रिलीजन में समझ आएगा, चर्च एक जगह का नाम नहीं है। चर्च बेसिकली वो इंस्टीट्यूशन है जो किसी भी रिलीजन का, मतलब रिलीजियस बॉडी बोलो आप उसको, जो उसके डॉक्ट्रिन को कंट्रोल करता है। तो टेम्पल इज अ प्लेस, बट इट इज अ काइंड ऑफ अ चर्च। ये सब यूरोपियन टर्मिनोलॉजीज है ना, हमने बस उसका ट्रांसलेशन कर दिया है। तो पॉलिटिकल सेटअप में हमको दिखता है कि यहां पे कौन डोमिनेट कर रहा है? चर्च। रूल करने वाले किंग या मोनार्क, लेकिन आइडियोलॉजी देने वाला कौन? आपको इससे हटके एक छोटी सी चीज बताऊं, जो शायद आपको दिखे या ना दिखे। अगर समझ आ जाए तो मुझे थोड़ा सा इत्तला कर देना कि सर समझ गए हम, ये होता है। समझे ये कुछ मैं, कैसे हमारे पूरी दुनिया ऑपरेट हो रही है। कुछ लोग होते हैं जो फिलॉसफी देते हैं, जो थिंक टैंक होते हैं, वो सिर्फ सोचने का काम करते हैं। बुद्धिज्म क्या है? फिलॉसफी। जैनिज्म क्या है? फिलॉसफी। हिंदुइज्म क्या है? फिलॉसफी। सिखिज्म क्या है? फिलॉसफी। इस्लाम क्या है? फिलॉसफी। एक आइडियोलॉजी के बहुत सारे, अगर मैं बोलूं कि जिसने मैथ्स पढ़ी है तो वो शायद इस सिंबल को समझ जाएगा। इंटीग्रेशन। आपको एक फिलॉसफी में आपको बहुत सारी आइडियोलॉजीज मिलती हैं। नहीं, आप कोई भी रिलीजन को देखो, कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है, पर उसके पीछे एक फिलॉसफी छुपी है, एक विजन छुपा है।
तो जो फिलोसोफर्स होते हैं वो एक विजन क्रिएट करके जाते हैं, एक फिलॉसफी क्रिएट करके जाते हैं, उनको फॉलो करते हुए कुछ लोगों की आइडियोलॉजी सेट हो जाती है। उस आइडियोलॉजी से हमारे दिमाग में आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज को हम कुछ शब्दों में पिरोते हैं, हम उनके डेसिफर्ड करते हैं उस आइडिया को, क्योंकि वो किस स्केल पे है जिसको आप छू नहीं सकते। ये मन में, ये थॉट्स में है। आपके दिमाग में थॉट्स जो आ रहे हैं वो क्या है? दीज आर सिंपल आइडियाज, एंड दैट इज बेस्ड ऑन अ आइडियोलॉजी। आपको अगर किसी इंसान को, किसी दोस्त को, किसी आस पड़ोस में किसी को जज करना हो, तो आप उसके थॉट प्रोसेस को कैलकुलेट करो। और आप थॉट्स को कैसे देख सकते हो? पॉसिबल नहीं है। पर उसके थॉट्स कहां दिखेंगे आपको? उसकी भाषा में। आपके उसके थॉट्स कहां दिखेंगे? उसके एक्शंस में, यहां पे, उसकी करतूत में। अगर आपको उल्टा जाना है तब जाके रिवर्स इंजीनियर करके आप समझ जाओगे कि वो इंसान है कैसा। उसके एक्शंस के पीछे, उसकी लैंग्वेज के पीछे। अगर देखो सिर्फ बातों तक सीमित है तो आदमी सिर्फ बातें कर रहा है, लेकिन वो करके दिखा रहा है, इसका मतलब। इसीलिए मैंने लास्ट स्टेज पे क्या दिखा आपको? मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन मतलब जो मैनिफेस्ट हो रहा है, सामने दिख रहा है, लेटेंट फॉर्म में नहीं, मैनिफेस्ट फॉर्म में जो दिख रहा है। दूसरा, उसकी भाषा, जो उसके मुंह से निकल रहा है, जो शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं वो। ये सब आपको क्या दिखाता है? आपके थॉट प्रोसेस, आपके दिमाग में आइडियाज क्या चल रहे हैं, एंड दैट इज बेस्ड ऑन एन आइडियोलॉजी। एंड योर आइडियोलॉजीज आर डिराइव फ्रॉम अ फिलोसफी। आप अपने आप समझ जाओ कि ये किससे प्रभावित है, किससे इन्फ्लुएंस्ड है। अगर आपने फिलॉसफी क्रैक कर ली, उसकी आइडियोलॉजी क्रैक कर दी, तो उस इंसान को पढ़ना बहुत आसान होता है। ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं यहां पे। तो आप समझे ये सीक्वेंस क्रोनोलॉजी मैंने आपको क्यों बताई? क्योंकि आइडियोलॉजी कौन डिक्टेट कर रहा था? चर्च। और मैं अपनी सोसाइटी को जहां देखना चाहता हूं, जिस राह पे मैं उसको ले जाना चाहता हूं, जो मेरा विजन है, वही मेरी आइडियोलॉजी में रिफ्लेक्ट होगा। और वही आइडियाज मैं अपने किंग को दूंगा। एक काम करो, ग्युलेटाइन कर दो। ग्युलेटाइन मतलब सर तन से जुदा। ठीक है। अब ये क्या है? अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। आज ये फॉर्म ऑफ पनिशमेंट क्यों नहीं है? ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हो। अब ह्यूमन राइट्स क्या है? दीज आर द सेट ऑफ आइडियाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिज्म, मानवता। तभी तो मानव अधिकार है। मानवता से ही तो डिराइव्ड हुए हैं आइडिया। तो आइडियोलॉजी क्या है? मानव अधिकार। फिलॉसफी क्या है उसके ऊपर? डेमोक्रेसी, कि सबको हक है। एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। तो जब रिलीजन डोमिनेट कर रहा है, तो वहां पे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, इसको रिलेट करके देखना आज की पॉलिटिक्स से। जो ये लोग सफर कर रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस इंसान की, या इस सुप्रीम इंस्टीट्यूशन में बैठे हुए एक पर्टिकुलर आदमी की आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर आज यहां से चर्च खत्म हो चुका है क्योंकि डेमोक्रेसी आ गई है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का जो नेचर है वो ऑटोक्रेटिक सा नजर आ रहा है,
फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में इंडिया इतना पीछे जा रहा है, डेमोक्रेटिक राइट्स इंडेक्स में इंडिया इतना पीछे जा रहा है, लोग आधे जेल में और बाकी चुप हैं। नहीं, तो इसका मतलब क्या है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसकी आइडियोलॉजी सोसाइटी पे रिफ्लेक्ट होती है। राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से यूरोप जब डार्क एजेस में था, तो जो सुप्रीम थे इंस्टीट्यूशंस के, वो सेल्फ सेंट्रिक थे। वो सोसाइटी के लिए नहीं सोच रहे थे, वो सोच रहे थे खुद के लिए, पावर खुद के पास बनी रहे। इकोनॉमिक सिस्टम इस तरीके का था कि वहां वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं थी, रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं थी, वेल्थ कंसंट्रेशन की बात थी। लेकिन आपकी डीपीएसपी में क्या है? डीपीएसपी का नाम सुना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। उसमें क्या क्लॉज है? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। द स्टेट शैल मेक एफर्ट्स फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसी बात पे अभी कंट्रोवर्सी हुई थी, आर्टिकल 39 अखबार में चल रहा था ये। आज ये कॉन्स्टिट्यूशन में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों है, और तब वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन की बात क्यों थी? तब वो एक्सेप्टेबल था, आज ये एक्सेप्टेबल है, और वो जो कल एक्सेप्टेबल था वो आज अनएक्सेप्टेबल है। आज अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर रहा है तो थोड़ी सी तो चिढ़ होती है। पड़ोसी कल तक साइकिल पे था, आज चार्टर से उतर रहा है, तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है अंदर, कुछ ना कुछ तो चल रहा है जो ब्लैक मनी है। आज हम ब्लैक मनी को पीनलाइज क्यों कर रहे हैं? वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो हमारा लॉ, हमारी सोसाइटी का हर कंपोनेंट, उसके पीछे हमारी सोसाइटी का विजन छुपा होता है, एक आइडिया छुपा होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा विजन डॉक्यूमेंट है। प्रियम्बल को क्या बोलते हैं हम? इट इज द, हाँ, इट्स द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो सब प्रियम्बल में हैं, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट, 470 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। इसी तरीके से यूरोप में ये जो डार्क एजेस थी, इस डार्क एजेस में सोसाइटी की जो स्थिति थी वो बहुत ही दुर्गति में, पिछड़ी हुई सोसाइटी, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। जहां आप सोचो कि आज से कुछ 1000 साल पहले, 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक जो सोसाइटी की हालत थी, वो इतना ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, हाईली रिलीजियस सोसाइटी, बट रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। सुप्रीमो कौन? चर्च। आपको अपने राइट्स नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि पोप जो बोल रहे हैं वो वाकई बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है। किंग के पास में कोई भी पावर रिस्ट्रिक्टिव नहीं थी, रिस्ट्रिक्टेड पावर नहीं थी, एब्सोल्यूट पावर, कुछ भी करे। पनिशमेंट की फॉर्म रिप्रेसिव पनिशमेंट, आवाज उठाओगे तो दबा दिए जाओगे। दो फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट क्या होती है, समझो इस चीज को, और अपने अखबार में जाके इसको देखने की कोशिश करना। मैं फिलॉसफी बता रहा हूं 1000 साल पुरानी, और आज इसका रिफ्लेक्शन कैसे है इसको देखने की कोशिश करो। फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट इज कि सोसाइटी के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते। नॉर्म्स मतलब, नॉर्म्स और लॉ में क्या फर्क है? हर लॉ पनिशेबल नहीं होता। नहीं, ये सब छोटे मोटे टर्म्स हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। हमारी सोसाइटी में या किसी भी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं, और बिना नॉर्म्स के सोसाइटी कहलाती है नॉर्मलेस सोसाइटी। जहां नॉर्मलेसनेस आ जाती है, जहां
कोई भी नॉर्म फॉलो नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुक रहे हैं अभी, क्यों रुक रहे हैं? फॉर्मल नॉर्म्स एंड इनफॉर्मल नॉर्म्स। बड़े बूढ़ों के पैर छूने पड़ते हैं। कुछ घर में लोग आते हैं जिनका मन भी नहीं होता कि इसको नमस्ते करें, फिर भी करना पड़ता है। क्यों? इनफॉर्मल नॉर्म्स है। और उसके पीछे कौन है इन्फोर्सिंग अथॉरिटी? चक दे इंडिया के पापा। वो जैसे ही वो गेस्ट जाएगा, वो सबसे पहले तुम्हें बोलेंगे, बेटा आजा। सबसे पहले तुम्हारी क्लास लगेगी। क्यों नमस्ते नहीं किया? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? ये कहीं लिखा तो नहीं है पर। इसे बोलते हैं संस्कार। संस्कार की कोई मैनुअल पढ़ी है तुमने बचपन से? कोई किताब दी है तुमको? एग्जाम हुआ है तुम्हारा? नहीं ना। ये है इनफॉर्मल नॉर्म्स। फॉर्मल नॉर्म्स जो लेजिस्लेट हो जाते हैं, जिनको कानून बनाने की प्रक्रिया से निकाला जाता है। मतलब लेजिस्लेशन और और हर फॉर्मल नॉर्म लेजिस्लेट भी नहीं होते। फॉर्मल तो है, लेकिन वो चीज, उस चीज के आगे एक्ट नहीं लिखा है। राइट और रॉन्ग? आपकी जितनी भी रिलीजियस फिलॉसफी है, उसके पीछे एक्ट लिखा है क्या? द एक्ट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म एक्ट 2002, हिंदू रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट। करा है पार्लियामेंट ने ऐसा? नहीं ना। तो वो फॉर्मल तो है, कोडिफाइड है। जो चीज कोडिफाइड हो जाती है वो फॉर्मल हो गई। बट लेजिस्लेटेड नहीं है। लेजिस्लेटेड मतलब उसको कानून बनाया गया। जब वो लेजिस्लेट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ। एक ही है, दोनों एक ही चीज है। इसको एक्ट बोल दो। लॉ, जब आप वो लेजिस्लेट कर देते हो, जब बिल फाइनल प्रेसिडेंट से एक्सेंट हो जाता है, तो बिल बिकम्स एन एक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ। इट इज अ लॉ मेकिंग प्रोसेस। लेजिस्लेशन इज नथिंग बट अ लॉ मेकिंग प्रोसेस। एक्ट को ही लॉ बोलते हैं। ठीक है? तो फॉर्मल नॉर्म्स, व्हेन लेजिस्लेटेड इट बिकम्स अ लॉ और अ एक्ट। एक्ट एक, लॉ एक जेनरिक टर्म है, एक्ट एक स्पेसिफिक टर्म है। बस इतना सा समझो। इनफॉर्मल क्या है? जो आप सब फॉलो कर रहे हो उस वक्त। सोसाइटल नॉर्म्स, घर परिवार। यहां क्लास में बैठने के लिए मैंने कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं दिया आपको, कोई मैनुअल तो नहीं दी, आप अपने हिसाब से बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी मर्यादा पता है। उस मर्यादा का नाम क्या है? इनफॉर्मल नॉर्म्स। आपको जो चीज मर्यादा में रखती है समाज में, उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल नॉर्म्स। और वो अगर लिखे हुए हैं तो है फॉर्मल नॉर्म्स। और वही लिखा हुआ अगर पार्लियामेंट ने या किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी ने उसको एक्ट बना दिया है या लॉ बना दिया है, तो फाइनली उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल व्हेन लेजिस्लेटेड, फॉर्मल नॉर्म्स व्हेन लेजिस्लेटेड इज कॉल्ड एज लॉ। इन लॉज के अंदर ही रूल्स बनाए जाते हैं, और इन लॉज के अंदर ही रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। पूरी कहानी कहां से स्टार्ट होती है? नॉर्म्स आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स आपको अपनी डेली सोशल लाइफ में फॉलो करने हैं। अब उस सोशल लाइफ में कुछ नॉर्म्स को हमको लेजिस्लेट करना पड़ता है। कुछ प्रिंसिपल्स को, हमको पता है कि इंसानी फितरत जो है वो इतनी एनिमलिस्टिक है, हम इतने जानवर हैं अंदर से, कि अगर हमको डर नहीं बिठाया गया तो हम क्या हो जाएंगे? डेविएंट। जो लोग नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं उनको बोलते हैं डेविएंट। तो इसीलिए जब पैर नहीं छुओगे तो आप क्या हो गए? डेविएंट। संस्कार देखो इस लड़के के।
ईमानदारी से बताना। जिस तरह से अभी तो खैर तुम लोग को बहुत मैच्योर हो गए हो, पर एक फेज आता है, अडोलेसेंट का एक फेज आता है, जब हम ट्यूशन व्यूशन जा रहे होते हैं, तो जो कपड़े जिस तरह से घर पे पहन के निकलते हैं, बाहर जाते ही वो सब चेंज हो जाते हैं। हेयर स्टाइल, दो बटन ऊपर के खुल गए, स्पाइक स्पाइक से वो, क्योंकि घर में किस कैसे रहना है, नॉर्म्स में रहना है, मर्यादा में रहना है। बाहर जाके कौन देख रहा है, बाहर तो कूल बन के रहना है। उस एज में हमको डेविएंट होने का शौक होता है। उस एज में हमको नॉर्म्स ब्रेक करने का एक चस्का होता है, क्योंकि हमको लगता है कि हम सही है, और पूरा समाज, पूरी दुनिया, पेरेंट्स सब मिला के हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो दबाव एक्चुअली कुछ भी नहीं है, वो दबाव है, लेकिन उस दबाव का मतलब सिर्फ ये है कि आप डेविएंट ना हो जाए। आप जितने भी बड़े क्रिमिनल्स की, अगर आपने क्रिमिनोलॉजी में जरा सा भी अगर आपको शौक है, तो आप बड़े से बड़ा क्रिमिनल या बड़े से बड़े टेररिस्ट को अगर आप स्टडी करोगे, उसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करोगे, तो आप दो चीज पाओगे। पहला, अनहेल्दी रिलेशनशिप विद द पर्सन एंड द पेरेंट। एक अनहेल्दी अटैचमेंट होता है, एक अनहेल्दी अफेक्शन होता है उस बच्चे और उसके माँ बाप के बीच में। दूसरा, वो डेविएंट अडोलेसेंट एज में ही बनता है। उसका डेवियंस अगर अडोलेसेंट एज में कंट्रोल नहीं किया गया है, जो आपको प्रेशर लगता है, आपको भी लगता होगा जब आप टीन एज में थे, 19 तक आपको सब चीजें प्रेशर लगती है, और एकदम से 21-22 के बाद में बुद्धि आ जाती है कि यार जीवन में कुछ करना है। उसके पहले तक टीन एज में जितने रिलेशनशिप होते हैं वो फॉर एवर कमिटमेंट होते हैं, और उसके बाद में पता लगता है कि ब्रेकअप इज अ नॉर्म। ये तो साला होना ही था। नहीं, क्यों? क्योंकि आप वहां पे एक आइडियल वर्ल्ड में जी रहे हो जो आपका खुद का है, लेकिन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपको नॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। नॉर्मेटिव मतलब नॉर्म्स में रहने वाला, मर्यादा में रहने वाला। ठीक है, समझ आई बात? अब नॉर्म्स में एक चीज आपको, आगे हमने एक चीज स्टडी करी कि जब हम नॉर्म्स को देखते हैं कि वो फॉर्मलाइज्ड हो गया और लेजिस्लेट हो गया, तो वो एक लॉ बन गया या एक्ट बन गया। अब उसमें दो चीजें हैं, कैन और कैन नॉट। एनालाइज करना, मैं आपको सोशलॉजी के थ्रू बहुत सारी और चीजों के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपका शायद दिमाग खोले। जहां पे लॉज में मेजर कंटेंट है व्हाट यू कैन डू, वहां पे वो लॉ है लिबरल। और जहां पे लॉज का मेजर कंटेंट है व्हाट यू कैन नॉट डू, वो है लॉ रिप्रेसिव रिस्ट्रिक्टिव। व्हाट यू कैन नॉट डू ऑलवेज कम्स विद अ एडेड बेनिफिट, एक के साथ एक फ्री, कि अगर ये किया तो क्या मिलेगा। तो फिलॉसफी ऑफ पनिशमेंट क्या है, आपको नॉर्म्स में बांधे रखना। इसका मतलब नॉर्मेटिव बनाए रखना, मर्यादा में रखना, लिमिट्स में रखना। और जो आदमी नॉर्मेटिव है उसे बोलते हैं सोशल बीइंग। सोशल बीइंग। और जो नॉर्मेटिव नहीं है, मतलब नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, उसे बोलते हैं डेविएंट। अब पनिशमेंट, अगर निर्भया हुआ, दिल्ली गैंगरेप केस, अगर निर्भया हुआ और उसमें 3 या 4 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन पनिशमेंट की सीवेरिटी या जो आवाज उठी
उस आवाज को सेटिस्फाई करने के लिए पनिशमेंट की सिवेरिटी बढ़ाई गई। कथुआ में तो नहीं हुआ ऐसा। गैंगरेप क्या, या रेप, साल 2 साल में 3 साल में एक बार हो रहे हैं क्या हमारे देश में? डेली हो रहे हैं, हर सेकंड में हो रहे हैं। ऑफिशियल डेटा आप एनसीआरबी का देखो, वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं एनसीआरबी के लॉग्स में। जो अनरिपोर्टेड है वो, कल मैं इंडियन एक्सप्रेस में खबर पढ़ रहा था, शायद आज छपी हो, आई डोंट नो। केरला में 2008 में एक मर्डर हुआ, जिसका एक अनॉनिमस लेटर पुलिस को मिला 2 या 3 दिन पहले, और उन्होंने सेप्टिक टैंक को तलाश किया और वहां से उस लड़की की बॉडी को रिकवर किया है। अब वो उसको डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं, और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया 2008 के मर्डर केस में। और लोगों को लग रहा था कि वो किसी अपने आशिक के साथ में भाग गई। अब अगर दिल्ली की हम बात करें, वापस लौटते हैं, तो सिवेरिटी ऑफ पनिशमेंट इतनी हाई क्यों थी? क्योंकि सोसाइटी का जो बैलेंस था वो हिल गया। सोसाइटी का जो फेथ था इस सिस्टम पे, इस पूरे नॉर्म्स पे, उन नॉर्म्स से उसका फेथ उठा। तो लोग चिल्ला के सड़क पे आए। जब करप्शन से हम पूरे यहां तक भर गए, जब हमारी चोकिंग पॉइंट आ गया, तो हमने जन आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, अन्ना हजारे जी के साथ में। हमने रामलीला मैदान में अनशन किया। तब जाके लोकपाल और लोकायुक्त के एक्ट्स आए। तो कोई भी डेविएंस होता है सोसाइटी में, मतलब कोई भी नॉर्म्स को जैसे ही ब्रेक किया जाता है, पनिशमेंट, ये जो कैन नॉट वाला है, इसका दूसरा नाम है डेविएंस। और जो डेविएंस करता है, नॉर्म्स से डेविएट करता है, उसे बोलते हैं डेविएंट। इस डेविएंस को, लूप देखना कैसे चलता है, इस डेविएंस को क्या किया जाता है? पनिश। और ये आदमी कौन है? डेविएंट। तो जो डेविएंट है, जिसने क्राइम किया है, उसको वापस से मर्यादा में लाओ, उसको वापस से नॉर्मेटिव बनाओ, उसको वापस से सोशल बीइंग बना दो। तो पनिशमेंट की फिलॉसफी क्या है? टू रीस्टोर द फेथ ऑफ कलेक्टिविटी। पूरी सोसाइटी का सिस्टम में फेथ को रिस्टोर करना, कि आप चिंता मत करो, कोई भी डेविएंट होगा उसको पनिश करेंगे। तो हर जुर्म की सजा है, छोटे जुर्म की सजा छोटी है और बड़े की बड़ी है। जितना बड़ा क्राइम उतनी बड़ी सजा। पेन चोरी करोगे, छोटी सजा है। बैंक लूटा, बड़ी सजा। मर्डर किया, उससे बड़ी सजा। तो हीनियस कैटेगरी ऑफ क्राइम क्या है? हीनियस मतलब वो जो सोसाइटी के फेथ को हिला देती है। जो सोसाइटी के, आप जैसे लोग, जो हम जैसे लोग जो सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको एक नॉर्म्स पे, कुछ नॉर्म्स पे फेथ है कि हम सब फॉलो कर रहे हैं वो नॉर्म्स, तो बाकी सब भी करने चाहिए। तो जो नहीं करेगा उसको क्या किया जाएगा? पनिश। क्यों पनिश किया जाएगा? क्योंकि हमको सोसाइटी को नॉर्म्स में रखना है। अगर वो नॉर्म्स नहीं फॉलो होंगे तो सोसाइटी बिखर जाएगी। पनिशमेंट की फिलॉसफी है सोशल इंटीग्रेशन, समाज को एकजुट रखना। जो नॉर्म्स तोड़ रहा है उसको वापस से सामाजिक बनाना। तो हमको नॉर्म्स क्यों सिखाए जाते हैं? क्योंकि आप क्या हो?
जब आपको नॉर्म्स से भर दिया जाता है ना, जब आप नॉर्म्स समझने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं, तब आप एक सोशल बीइंग बनते हैं। और अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो आप बहुत ज्यादा दूर मत जाओ। आपको, अगर मैं कुछ देर भी आपको अपनी भूख या प्यास कंट्रोल करने के लिए बोलूं, तो आप समझ जाओगे कि आप ह्यूमन बीइंग हो। आप अपनी क्रेविंग्स को, आप अपनी डिजायर्स को बहुत ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और जो कंट्रोल कर रहे हो, कुछ चल रहा है ना मन में, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा, उसके पीछे ये है। मन में तो है, एक मन कहता कर ले, दूजा कहता मन मर्जी पे चलना प्यारे, ये निर्णय भी ठीक नहीं। लालच में क्यों आत्मा को बेच रहा, ऊपर वाला बैठा सब। तुमने ऊपर वाले को देखा है? डर है ना, पर ये आईफोन पड़ा है, खाली पड़ा है, उठा लेते हैं। नहीं 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 नहीं। कुछ लोग होते हैं ना, सॉरी भगवान, उसमें क्या किया उसने, नॉर्म्स को ब्रीच कर दिया। आपको ह्यूमन बीइंग से सोशल बीइंग बनाने वाले क्या है, नॉर्म्स। आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स डिफाइन कर रहे हैं कि आप किस तरह से सोसाइटी में रहने वाले हो। आपके सोसाइटी के विजन रिफ्लेक्शंस हैं वो नॉर्म्स। और जहां नॉर्म्स, मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी यहां से, ये सब कुछ नॉर्म से निकल के आएगा। अब वो नॉर्म्स लॉस की फॉर्म में है, रूल्स की फॉर्म में है, रेगुलेशंस की फॉर्म में है, रिलीजियस फिलोसफी की फॉर्म में है। आप देखो, हर चीज को एनालाइज करके देखो, आपको समझ आ जाएगा कि विजन क्या है। बिकॉज दीज नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी किस पे बेस्ड होती है, एक विजन, फिलोसॉफी एंड फिलोसफी आर बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स। तो अगर आपने करप्शन के अगेंस्ट में आवाज उठाई, या आप खुद करप्ट हो, तो आपके पास में दो चॉइस है। पहला, कि आपको ईडी आके अरेस्ट कर सकती है, और दूसरा कि आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हो। मुझे बता दो कितने लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है पिछले 10 साल में, और उनमें से किन किन लोगों पे केसेस थे। यू विल बी अमेज्ड, 54 लोग हैं। एक वो निरमा का ऐड आता था ना, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। वही तो है, निरमा ही तो है, और है ही क्या। मैं गलत बोल रहा हूँ? मुझे बता दो, जिन जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी है, जो बागी कहला रहे हैं दूसरी पार्टी में, उन बागियों पे केस कहाँ है? क्या अरविंद केजरीवाल पे चार्जशीट फाइल हो चुकी है? चार्जेस प्रूव हो गए हैं? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन रख के, बेल डिनाई करके क्या होगा? वो अरविंद केजरीवाल इंडिया छोड़ के भाग जाएंगे क्या? चीफ मिनिस्टर है वो दिल्ली के। अरे तुमको इंक्वायरी करनी है तो इंक्वायरी करो, सामने वाले को तो मौका दो। इलेक्शन के कुछ दिन पहले तुमने उठा लिया। वो बेचारा अंदर से कैंपेन कर रहा है, बीवी कैंपेन कर रही है, इलेक्शन पे तो इम्पैक्ट आना ही था। बट वाई? वही सूरत वाली बात, कि अगर चैलेंज नहीं है तो जीत का क्या मजा है? अगर तुमने दिल्ली में जीत भी ली सीट, तो चैलेंज करने वाला तो जेल में था। नहीं? चलो। हाँ जी। तो ये है पूरी डार्क एज। आज ये मान नहीं रहा है, अभी भी नहीं मानेगा। कोई बात नहीं। ये यहां तक हमने सेग्रीगेट कर लिया कि भाई ये डार्क एज है, लेकिन इसके बाद
अंधेरे से रोशनी में आता है, जिसे बोलते हैं रेनायसा। ठीक है। नाउ रेनायसा के पीछे, जैसे हर चीज के पीछे एक फोर्स होती है, ये चल रहा है, इसके पीछे फोर्स है, क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। मैं बोल पा रहा हूं, मेरे पीछे एनर्जी है, राइट? डार्क एजेस से यूरोप बाहर आता है, और उस पीरियड को हम बोलते हैं मॉडर्निटी। मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्निटी यूरोपियन एरा का वो फेज है जहां पे तीन स्फेयर में चेंजेस नोटिस किए, वापस से, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सो मॉडर्निटी आर द सीरीज ऑफ चेंजेस विच टुक प्लेस इन यूरोप। किस स्फेयर में? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इन तीनों स्फेयर्स में कुछ चेंजेस आए। वो चेंजेस हमेशा कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे? सोसाइटी पे। तो सोसाइटी की फंक्शनिंग बदलती है। सोसाइटी जिस तरह से पहले थी, अब वो सोसाइटी वैसी नहीं रहती है, उसके अंदर में चेंजेस दिखे। आप जो ये मॉडर्निटी मॉडर्निटी वर्ड दोहराते हैं, तो कुछ लोग मॉडर्न होते हैं और कुछ लोग मॉडर्न नहीं होते। क्यों? आप कुछ लोगों को मॉडर्न बोलते हो ना, अरे यार ये मॉडर्न है, और कुछ लोग मॉडर्न नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ सोसाइटी, सोशल फैक्ट्स, बिकॉज ऑफ देयर आइडियाज। अगर मैं अम, ये बोलूं कि मॉडर्निटी एक रिलेटिव टर्म है। कल तक, आज से 10 साल पहले, जो लो वेस्ट जीन्स पहन रहा था वो मॉडर्न था। बेल बॉटम पहन रहा था वो मॉडर्न था। जो स्पाइक्स बना रहा था वो मॉडर्न था। लेकिन आज, एक टाइम पे महेंद्र सिंह धोनी ने बाल लंबे कर लिए थे, तो ये फिटर्निटी पागल ही हो गई, है ना? मतलब बाइक के पीछे से तो पता लगता ही नहीं था कि नर है कि मादा है। उतना लंबे लंबे बाल आज कोई रख रहा है? आज सबको विराट कोहली बनना है। एक ट्रेंड होता है। हर सोसाइटी में मॉडर्निटी की डेफिनेशन जो होती है एक फ्लक्स की तरह आती है। कुछ फेज होंगे। आज जो आप पहन रहे हो, आज जैसा सोच रहे हो, जो म्यूजिक आप सुन रहे हो, आपने रैप का नाम नहीं सुना था 10 साल पहले। आज जो रैप सुन रहे हैं, आपको यो सिद्धू मूसे वाला फेमस कैसे हुआ? ये क्या नाम है उसका, छपरी का? हाँ, सुना है उसको तुमने? मत सुनना, सुनने लायक नहीं है वो आदमी। क्या सुनोगे उसको? क्यों सुनना है? वो जो बकरा है, वो क्यों सुनना है उसके बारे में हमको? ये जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, ये क्या है? चेंजेस को फॉलो करते हैं। इसे ही मॉडर्निटी बोला जाता है। तो ये टर्म इमर्ज हुई। तो ये टर्म इमर्ज हुई यूरोप में ड्यूरिंग 15-16 सेंचुरी यूरोप, है ना? और कभी भी याद रखना, इसका पीरियड हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस अलग अलग अरीना में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे हुए। कभी इकोनॉमिक हुए, कुछ डेमोक्रेसी। अब जैसे हम पॉलिटिकल स्फेयर में बात करेंगे, तो पॉलिटिकल स्फेयर में हम देखेंगे कि हम पहले बात करते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन की, फिर हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की,
फिर हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ फिलोसफर आए, मोंटेस्क्यू आया, वोल्टेयर आया, रूसो आया, मिल्स आया, है ना। इनका सबका पीरियड अलग अलग है, लेकिन एक मोटे तौर पे 15-16 सेंचुरी यूरोप जो है, वो पीरियड कहलाता है यूरोपियन मॉडर्निटी का। अब ये जो चेंजेस आए, इस चेंजेस की वजह से सोसाइटी में नॉर्म्स बदले, लोगों को डेमोक्रेसी का चस्का लगा। पहले राइट राइट था, अब राइट हक है। इंग्लिश डिक्शनरी में पहले राइट राइट था, अब राइट्स का नाम हक है। और उस हक के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन में और अमेरिकन रेवोल्यूशन में लोग लड़े। हमारे यहां भी तो हुआ। जैनिज्म और बुद्धिज्म का इमरजेंस कैसे हुआ है? ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी से। अरे वेद आप पढ़ सकते हो, आप पढ़ के बताओगे और हम वो फॉलो करेंगे, ये कौन सा नॉर्म हुआ? हम भी पढ़ लेंगे। आपके वर्ण सिस्टम वाज एक्चुअली डिजाइन टू सप्रेस द लोअर टू सेक्शंस ऑफ द वर्णा। क्षत्रिय रूल कर रहे थे और ब्राह्मण्स टॉप मोस्ट पे थे। आइडियोलॉजी किसकी थी? तुम देख रहे हो, जिस चीज को अभी हमने सबसे ऊपर देखा, ये कुछ भी नहीं है, ये हमारा वही सिस्टम है। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय। ज्यादा दूर नहीं जाना, दुनिया के सारे इतिहास एक जैसे लिखे गए हैं। नाम, चरित्र और चित्रण बस यही बदल दिए गए हैं। कल आई वॉज स्पीकिंग टू बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, ऐसी कोई बात चल रही थी उनसे मैसेज पे। तो मैंने उनको ये लिख के भेजा, मैंने कहा सर, ही फॉरवर्डेड सम वीडियो। तो हाँ, कुछ बढ़िया सा। तो मैंने बोला कि सर, व्हाट आई पर्सनली फील, कि नियति इस चीज का फैसला नहीं करेगी कि आपका नतीजा क्या होगा। नियति नतीजे का फैसला नहीं करेगी, आपकी नियत तय करेगी कि आपके नतीजे कब नियति तक ले जाएंगे आपको। हम क्या है, नियति पे छोड़ देते हैं, नियति इज डेस्टिनी, कि ठीक है, नियति देख लेगी आपका क्या फाइनल रिजल्ट होगा, कि फ्रूट मिलेगा या फल मिलेगा। बट मुझे लगता है कि नियत तय करती है, आपकी नियत तय करती है कि आपके नतीजे क्या होंगे, नियति नहीं। आपके कैरेक्टर में जो रिफ्लेक्शंस हैं, वो तय करेंगे कि आप कौन हो, आप क्या होने वाले हो। डू नॉट वरी अबाउट द नंबर्स, ट्रस्ट मी, डू नॉट वरी अबाउट द नंबर्स। मैं आपको डे वन से बोलते आऊंगा, और आपके हर टेस्ट में मैं आपको नंबर्स नहीं दूंगा। नंबर्स होंगे जब हम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में आएंगे, जब हमको मीन्स देना है 90 दिनों बाद में। शुरुआत में हम सिर्फ अपनी गलतियों को सुधारेंगे। स्पिरिट अच्छा रखना है हमको, रेक्टिफिकेशन का स्पिरिट रखना है, कि हर बढ़ते दिन के साथ में कुछ सीखना है, कुछ लिखना है, और उसी लिखावट में इंप्रूवमेंट करना है। नंबर्स के गेम में मत फंसो। जिन बच्चों का प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ, है ना, आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ देम यस्टरडे, मैंने उनको एक ही चीज बोली कि ये एग्जाम आपकी इंटेलिजेंस का हॉलमार्क नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी पोटेंशियल का हॉलमार्क नहीं है, कि आप कितने पोटेंट हो, कितने केपेबल हो, इसका हॉलमार्क नहीं है कि आप कहां पहुंच सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जाम है। इस एग्जाम की सारी रिक्वायरमेंट्स को निभाओ, क्योंकि जीत की तैयारी तक ठीक है, लेकिन तैयारी भी तो जीत है। ये जो आप कर रहे हो, ये जो प्रोसेस है, ये भी तो एक जीत का पार्ट है। आप कुछ सीख के तो जा रहे हो। आज आपने आइडियोलॉजी, विजन, प्रिंसिपल्स, आइडियाज, मैनिफेस्टेशंस, ये भी तो आपने सीखा। तो
यही तो आपकी जीत है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है इस एग्जाम से। और मेरे हिसाब से पर्सनली व्हाई आई एम नॉट टीचिंग आरएएस राइट नाउ, क्योंकि मुझे लगता है यूपीएससी से बेहतर सिलेबस, यूपीएससी से अच्छी डेप्थ कोई एग्जाम नहीं देता। आपको इतना पढ़ने के लिए मिलेगा और उस हद तक मिलेगा कि आपको ये नहीं रटना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 कब हुआ था, 1857 में या 1858 में। कॉमन सेंस है, ऊपर ही लिखा हुआ है। ये एग्जाम चाहता है कि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, कॉजेस को देखो, उसके इम्पैक्ट को देखो। तो एनालिसिस, है ना, एक क्रिटिकल माइंडसेट, ये एग्जाम चाहता है कि हम जैसे टीचर्स आपको बताएं कि आइडियोलॉजी क्या होती है, आइडिया क्या होते हैं, मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं, थॉट प्रोसेसेस क्या होते हैं। नहीं तो अखबार तो लोग डेली पढ़ रहे हैं, और आधे से ज्यादा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहे हैं। नहीं, मोस्टली पीपल आपकी, आप लोगों को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो, अपने आसपास के लोगों से सिर्फ इतना सा पूछना कौन सा अखबार पढ़ता है। कॉलेज के दोस्त, है ना, आस पड़ोस के लोग, मुझे सिर्फ नंबर्स बता देना कि कौन से अखबार पढ़ रहे हैं वो, और उस अखबार का कंटेंट बताना मुझे। रामपुरा में 3 की छुरी से मार के हत्या, पड़ोस की लड़की के साथ में लड़का भागा, ये है अखबार के कंटेंट। दूसरा पेज पलटोगे तो 6 की मौत और इसका 3 की बैठक। तीसरे पेज में बैंक की रॉबरी, नेशनल न्यूज में आ रहा है मोदी जी की खिल्लियां उड़ाई राहुल गांधी चरम पे। ये नेशनल न्यूज है। देखना एक बार भास्कर और पत्रिका वगैरह उठा के। इंस्टाग्राम का फिजिकल वर्जन है ये हिंदी के न्यूज़पेपर्स। जो रील्स आप देख रहे हो ना, उसका फिजिकल वर्जन है, उसको ही लिख रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, आपका जिस एग्जाम में होगा नहीं होगा, बहुत अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर तैयारी अच्छी है, तरीके से तैयारी करिए, तो आप एक इवॉल्व पर्सनालिटी निकल के आओगे, है ना। रील की दुनिया से बाहर रियल को देखना सीखोगे। आपको समझ आएगा कि पनिशमेंट, है ना, कि एक गिलोटाइन जैसा जो पनिशमेंट होता है, वो उस सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल था जहां पे आवाज ऊंची करने पे गला काट दिया जाता था। पनिशमेंट दो तरह के होते हैं, रिप्रेसिव और रेस्टिट्यूटिव, रिस्टोरेटिव। आज जो पनिशमेंट की फिलॉसफी मैंने आपको बताई, जब हम उसको वापस से सोसाइटी में सोशल बीइंग बना के लौटाते हैं, तो हमारा सिस्टम क्यों अलाउ नहीं कर रहा है, इंडिया का पनिशमेंट पैराडाइम आइडियोलॉजी क्यों अलाउ नहीं कर रही है कि फांसी लगा दो, रैम्पेंट फांसी हो जाती है, क्यों अलाउ नहीं कर रहा केमिकल कैस्ट्रेशंस। है अलाउड केमिकल कैस्ट्रेशंस, फिजिकल कैस्ट्रेशंस अलाउड है हमारे यहाँ पे? नहीं ना। यस, कैपिटल पनिशमेंट भी बहुत हीनियस पनिशमेंट। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ने कैपिटल पनिशमेंट को अपने संविधान से, अपने लॉ से हटा दिया गया है। मोर देन 100 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट को हटा दिया है। क्यों? हम ऐसा समाज नहीं चाहते हैं जहां लोगों को मार के ही सिखाया जाए कि गलत नहीं करना है। हम ऐसा पनिशमेंट पैराडाइम चाहते हैं जहां पे उनको पनिश करके वापस से सोसाइटी में रिस्टोर किया जाए कि वो एक नॉर्मल जिंदगी फिर से बिता सके। तो रिस्टोरेटिव या रेस्टिट्यूटिव पनिशमेंट की फिलॉसफी है दैट एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। इसीलिए तो आसाराम बापू जोधपुर में है। नहीं, वो क्यों है जोधपुर में? वेकेशंस में नहीं है वो। संत होने का मतलब ये नहीं है कि वो आइडियल है। जहां पकड़े गए वहां लॉ ने पनिश कर दिया, और लॉ को नहीं लगता कि ये आदमी अभी वापस आने लायक है, तो चिल बेबी, एंजॉय करो। जब तक समाज नहीं चाहेगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक वो इंसान बाहर नहीं आएगा। दैट इज पनिशमेंट। तो इन सब चीजों को आप धीरे धीरे विद द ग्रेजुअल, है ना, प्रेसिडेंस ऑफ सिलेबस, जैसे हम प्रोसीड करेंगे आगे, आपको ये सब समझ आएगा कि हम फंक्शन कैसे कर रहे हैं, हम क्यों सब चीज नियति पे छोड़ देते हैं। आपको पता है नियति वाली फिलॉसफी क्या है? आपके साथ कुछ गलत हुआ,
हुआ होगा कुछ ना कुछ तो, किसी का चोरी, किसी ने मारा, किसी ने एक्स वाई जेड, कुछ अच्छा बुरा कुछ हुआ, ब्रेकअप हो गया, धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, कुछ तो हुआ होगा। जब आप कुछ नहीं कर पाते हो तो आप क्या बोलते हो? भगवान सजा देगा। कर्मा इज अ बिच। नहीं। वाई? हैव यू सीन कर्मा? हैव यू सीन द बिच? कह रहा है यस। ये सब इसीलिए है क्योंकि आप बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं रह सकते हो। आपके थॉट्स की चेन ऑफ रिएक्शंस जो है, आपको अंदर सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा तब जी पाओगे। आपकी क्यूरियोसिटी, आपके सवालों को अगर जवाब नहीं मिलेगा तो आप जी नहीं पाओगे। ह्यूमन बींग्स आर वेरी क्यूरियस, हमको हर चीज का जवाब चाहिए। तो हमारे साथ गलत हुआ है तो आप क्या करें? लॉ तो बना नहीं है ब्रेकअप करने पे, चीटिंग करने पे लॉ तो बना नहीं है, तो अब क्या करें? तो कर्मा एज अ बिच बोल के आगे चलो। उसने चोरी कर ली, अब चोर ने चोरी करी, चोर पकड़ा नहीं गया, एफआईआर हमने करवा दी, पुलिस बोलती है साहब नहीं मिला, कोई बात नहीं, फलेगा नहीं उसको। यही होता है। भगवान सब देख रहा है। दिस इज जस्ट बिकॉज कि आप अपने फिलोसफिकल लेवल पे, आप एक ऐसी फिलॉसफी को अपने अंदर इनग्रेन कर रहे हो, एक ऐसे आइडिया को अपने दिमाग में डाल रहे हो जिससे कि आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, आपके थॉट्स के चेन ऑफ रिएक्शंस रुक जाए। नहीं तो रात को सो नहीं पाओगे। मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि भाई ठीक है ना, कुछ आते हैं कुछ नई नई समस्याएं लेके, तो मैं बोल देता हूँ कि गाली बकने का मन है तो बक ले। पता है क्यों? ये कुछ भी नहीं है, दिस इज सिंपली आपके वो थॉट्स को जो चेन मिली हुई है, वो अनस्टॉपेबल जो चल रहे हैं, अगर आपको उसको रोकना है तो या तो आप किसी एक आइडियोलॉजी या किसी आइडिया को एक्सेप्ट कर लो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसको मुंह से बाहर निकाल दो। सुकून मिलता है ना कई बार। तुम तो टेक्स्ट पे करते होगे, सर्च बॉक्स में देख लेना टाइप करके, टेक्सटिंग पे तो चलता ही होगा। दोस्त ने टाइम दिया, वो 2 घंटा लेट हो गया, तुम क्या बोलते हो उसको फोन करके? पहली चीज, भाई मैं वेट कर रहा हूँ 2 घंटे से, आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे बोलते हो? कहाँ मर गया? नहीं। ये क्या है? आपको आपकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, आपके दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उसको रोकने का तरीका, बोल के शांत हो जाओगे। एंड दैट इज व्हाई आई सेड कि ह्यूमन बीइंग्स को सोशल बीइंग बना के रखना पड़ता है। और नहीं तो आप जो अपने अंदर अभी देख पा रहे हो, आप जो करने की सोच रहे हो, आपके मन में जो है, वो सब कुछ आप कर लोगे अगर नॉर्म्स ना हो तो। और इसीलिए इमाइल डर्कहाइम, जब हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे, तो इमाइल डर्कहाइम इस सिचुएशन को बोलेगा अनोमी। ANOMIE, अनोमी। अनोमी मतलब जब पूरी सोसाइटी डेविएंस में चली जाती है, जब पूरी सोसाइटी नॉर्मलेसनेस में चली जाती है, जहां कोई नॉर्म्स नहीं है, अनोमिक नेचर है सोसाइटी का, जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है, कोई भी सोशल बीइंग नहीं है, सब ह्यूमन बीइंग है। ठीक है। चलो। तो सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, जहां पे हमने देखा कि पॉलिटिकल आइडियाज, ना, राइट्स की बात की गई, यहां पे इक्वालिटी की बात की गई, जेंडर इक्वालिटी की बात करी गई, यहां प्रोग्रेशन की बात करी गई, है ना, प्रोग्रेसिव नेचर। 1828 में जैसे राजा राम मोहन रॉय ने और विलियम बेंटिंग ने मिलकर सती को बैन करने के लिए एफर्ट्स किए, तो सती तब तक तो एक्सेप्टेबल थी ना, हजारों साल से होती आ रही थी, चाहे वो जौहर के फॉर्म में हो या सती की फॉर्म में हो।
हो तो रही थी। अब उस पीरियड में ही आके तकलीफ क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, वेस्टर्न थॉट्स। वेस्टर्न थॉट्स में हमको इक्वालिटी दी गई, यहां पे विच हंटिंग की प्रैक्टिस को रोका गया, यहां पे प्रिंसिपल्स आए ह्यूमैनिज्म के, ह्यूमैनिटी के, इंसानियत के। तो सोशल स्फेयर में हमको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। फिर इकोनॉमिक स्फेयर में हमको चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम का आना, इंडस्ट्रीज का आना, और इसमें सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, जब मशीन मेड गुड्स को लाया गया, फिर वहां से आता है कमर्शियल रेवोल्यूशन, बैंकिंग सिस्टम, मनी, पेपर मनी की बात की गई, पेपर मनी था नहीं। जॉइंट स्टॉक कंपनीज आई, पैसा नहीं है तो स्टॉक मार्केट खड़ा हुआ, लोगों का पैसा लगा के अपने व्यापार में लगा दिया, और वो आगे उससे प्रॉफिट फेच करते हैं और आपको रिटर्न देते हैं। दैट इज हाउ स्टॉक मार्केट्स ऑपरेट। आप तो एक इन्वेस्टर हो, आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो, वो उस पैसे से अपना व्यापार चलाती है, उस व्यापार में जो प्रॉफिट आता है उसका कुछ हिस्सा आपको दे देती है। तो कमर्शियल रेवोल्यूशन, सोसाइटी को इससे ज्यादा और सबसे ज्यादा अगर किसी ने इंपैक्ट किया तो वो किया साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने। गैलीलियो आए, कॉपरनिकस आए, ग्रेविटी, न्यूटन, ये जो नए नए नाम आज आप सुनते हो, ये सब साइंटिफिक रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट हैं। लेकिन सोशोलॉजी की पूरी कहानी और नेक्स्ट यूनिट भी किस पे बेस्ड होगी? साइंस। इस पूरे अंधेरे को, इस पूरी डार्क एजेस को, इसको डिस्ट्रक्ट करने का काम किया साइंस ने। और साइंस जो आइडियोलॉजी, जो विजन लेकर आया, साइंस के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझो, किस तरह से साइंस चलती है। आपने फिजिक्स पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, या साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर किसी चीज के पीछे लॉजिक नहीं है तो साइंस उसको रिजेक्ट कर देता है। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड गिलोटाइन? हमको लगा कि भाई इससे क्राइम कम हो जाएगा सोसाइटी में, पर क्राइम कम हुआ नहीं साहब, नहीं हो रहा। रेशनल क्या है उसके पीछे, रीजन क्या है? हमने डार्क एजेस में, यूरोप में कभी भी रीजनिंग की बात नहीं करी, हमने कभी भी रीजंस नहीं पूछे। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा एक्सेप्टेबल है। तो सती में भी तो यही था, सती भी तो हजारों सालों से चली आ रही थी, लेकिन कभी किसी ने रीजन नहीं पूछे। रीजन पूछने का कारण क्या रहा? जैसे ही वेस्टर्न थॉट्स का इन्फ्लक्स हुआ इंडिया में, जैसे ही वेस्टर्न आइडियोलॉजी का इन्फ्लक्स हुआ, तो सबसे पहली चीज, अरे व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड सती? व्हाई डू यू वांट टू पनिश अ विडो? उससे होगा क्या? और आज आप जिन भी चीजों के आगे वाई लगाना सीखे हो, वो सब साइंस की देन है। और बिना वाई के आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो, ना आप कोई काम करोगे बिना वाई के। अगर मैं आपको बोलूं कि काम करो, बाहर जाओ, बरसात में खड़े हो जाओ, पहला सवाल क्या होगा? क्यों? अरे, हर चीज के पीछे पहला सवाल क्या है आज हमारी डेट में? क्यों? मतलब रेशनल, रीजन बताओ। ठीक है, किसी भी चीज को करने का
लॉजिक मतलब कॉज के साथ में उसकी इम्पैक्ट, कॉजालिटी जिसे बोलते हैं। अगर इम्पैक्ट ये है तो इसके पीछे का कुछ कॉज भी होगा, देयर हैज टू बी सम लॉजिक बिहाइंड इट, तभी तो वो चेन ऑफ इवेंट्स चल के आएंगे। तो साइंस एक और चीज पे रिलाई करती है जिसे बोलते हैं हम कॉजालिटी। कॉजालिटी मतलब कॉज इम्पैक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इफ A1 leads to B1 and A2 leads to B2. Can I say B2 if I see B2 happening? तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि दिस इज बिकॉज ऑफ A1? देयर हैज टू बी समवेयर A1 अराउंड। A1 हुआ होगा इसलिए B2 हुआ है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? जी नहीं। अगर B2 हुआ है, मुझे दिख रहा है कि B2 हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं पहले A2 हुआ होगा, बिकॉज A2 लीड्स टू A1 रिजल्ट्स टू B1। इसे बोलते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे अभी हम मान लो कि लैंडस्लाइड्स देखते हैं, बारिश बहुत तेज आई है, लैंडस्लाइड्स होंगे। अगर मैं बोलता हूं कि भाई उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स की कुछ है ना इंसिडेंट्स देखे गए, आपके दिमाग में पहली चीज क्या आएगा कि कहीं ना कहीं हेवी रेनफॉल हुई होगी, तो मिट्टी गीली हुई, पहाड़ों से उसने अपनी परत छोड़ी और वो स्लाइड करके आ गई। अगर अर्थक्वेक आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नाराज होके उठे हैं। अर्थक्वेक का मतलब क्या है? सिस्मिक एक्टिविटी हुई है कहीं ना कहीं। ये सब आपको क्यों पता है? बिकॉज हमको कॉजालिटी डिटरमाइंड है। नाउ ये जो सब लोग आए, मतलब साइंस के जो प्रोपोनेंट्स आए, जिन्होंने साइंटिफिक लॉज दिए, साइंटिफिक रीजनिंग्स दी, लॉजिक्स को इंट्रोड्यूस किया, कॉजालिटी को इंट्रोड्यूस किया, ये सारे लोग आज आप जानते हो जिनका नाम है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन। कुछ ऐसे फिलोसोफर्स जिन्होंने साइंस के लॉजिक्स को बोरो करके ह्यूमैनिटीज में उतारा और सोशल सेटअप में सती जैसे हीनियस एक्टिविटीज को क्राइम का नाम दिया। इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आज आप बोलते हो ना, रेप इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो लॉजिक क्या है, रेशनल क्या है उसके पीछे, ये प्रिंसिपल्स, ये आइडियाज हमने साइंस से बोरो किए और उसको ह्यूमैनिटीज में उतारा, हमारी डे टू डे लिविंग में, सोसाइटी में उतारा। जब ये साइंस का, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन का, फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, कमर्शियल रेवोल्यूशन का, इन सब का इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ता है, तो सोसाइटी एक दौर से गुजरती है जहां पे चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में। हर इंसान उन चेंजेस को महसूस कर पा रहा है सोसाइटी का, यूरोपियन सोसाइटी का। उस फेज का नाम है मॉडर्निटी। और ये मॉडर्निटी जिस तरह से सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है, ये कुछ लोगों को परेशान करती है। जैसे मैंने आपको बताया था, थीसिस और एंटीथीसिस। जो लोग परेशान हैं कि भाई क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे इम्पैक्ट पड़ा, अरे कुछ सिस्टमैटिकली स्टडी करके समझाओ तो सही कि ये क्या है। उनका नाम था अर्ली सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजी टुक बर्थ इन द क्रैडल्स ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी के पालने में सोशियोलॉजी का जन्म हुआ है, क्योंकि मॉडर्निटी ने जो चेंजेस किए यूरोपियन सोसाइटी में, उन चेंजेस से सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इसको पढ़ने वाला कोई भी नहीं था। क्योंकि फिजिक्स को पढ़ने के लिए तो फिजिशियंस हैं, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए भी साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस बहुत पुराना सब्जेक्ट है, इतिहास हजारों सालों से लिखा आ रहा है। लेकिन सोसाइटी को कौन लिख रहा है? तो सोसाइटी को किसी ने नहीं लिखा।
तो सोसाइटी को एक सिस्टमैटिकली स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट का जन्म होता है, वो बोलते हैं, उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं सोशियोलॉजी। तो यही आपकी यूनिट का नाम है, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। यूनिट अब स्टार्ट हुई है। अभी तक आपको पूरा सिर्फ मैंने बैकग्राउंड बताया, कहानी बताई। तो सोशियोलॉजी का जन्म होता है इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए। कौन से चेंजेस? यस, द चेंजेस ब्रॉट बाय modernity in the European society around 15th and 16th century। इसी बीच में आपको रेनाइसा का भी नाम दिखता है। रेनाइसा इज कल्चरल चेंज। कल्चर में भी चेंजेस आते हैं। आप अपने कल्चर में नोटिस करो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है जयपुर का? कल्चरल अट्रैक्शन आमेर और हवा महल। बारिश होती ही सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम? देख रहे हो? मैं तो कहता हूँ घर जाता हूं मैं यार। बारिश हो रही है, मैं नाहरगढ़ क्यों जाऊंगा? रेशनल क्या है? वाई डू यू गो नाहरगढ़? लॉजिक। मैंने अभी बोला कि बाहर जाके खड़े हो जाओ बारिश में, तब तो क्यों पूछ रहे थे। अब मैं बोलूं नाहरगढ़ चले जाओ तो क्यों नहीं पूछोगे? ब्यूटी। कल्चर हमेशा सोसाइटी के रिफ्लेक्शंस हैं। कल्चर मतलब आपका डांस, ड्रामा, म्यूजिक, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर्स। आपका सोसाइटी जो एक्सपीरियंस कर रही है, आपकी सोसाइटी की सोच, आपकी सोसाइटी का विजन, आपकी सोसाइटी का करंट स्टेट। जिस समय नाहरगढ़ बना है, या जिस समय कोई भी एक मॉन्यूमेंट बना है, कोई बुक लिखी गई है, कोई म्यूजिक आया है, कोई पेंटिंग बनी है, वो उस सोसाइटी की करंट स्टेट का रिफ्लेक्शन है। तो अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता बनाई, लेकिन मोनालिसा किसने बनाई? उसने मोनालिसा बनाई और हमने, अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की फोटो बनाई। म्यूजिक, एमसी स्क्वायर। मुझे मुझे बताओ ना, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर हम जाइंट लाइफस्टाइल, किंग साइज लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो हमको ताजमहल लिखा, प्यार का सबसे बड़ा पंचनामा क्या है? ताजमहल। इससे ज्यादा प्यार क्या किया? किसने बनवाया था ताजमहल? किसके लिए बनवाया था? कहानी पता है? और उसको कितनी बार प्रेग्नेंट हुआ था, प्रेग्नेंट हुई थी वो? यस। इतना प्यार थोड़ी चाहिए था। आदमी मौत के मुंह में जाके कूद जाए, इतना प्यार थोड़ी चाहिए। वो मर गई तुम्हारे बच्चे पैदा करते करते, और फिर तुम मुमताज के लिए बोल रहे हो कि ठीक है ताजमहल बनवा देते हैं। फिर तुम शादी कर लोगे? अच्छा बात थोड़ी है ये सब। बट कल्चरल रिफ्लेक्शंस क्या है? तो जो भी म्यूजिक है, जो भी लिटरेचर्स है, आपकी जो इस वक्त किताबें लिखी जा रही है, वो आपकी सोसाइटी की आइडियाज, आइडियोलॉजी को, विजन को, प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो आपके कल्चर का पार्ट बनेगा। यही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यही थर्स्ट विद डेस्टिनी, यही डिस्कवरी वाली जो चीजें लिखी गई 47 में, या और बुक्स लिखी गई, आज जो लिखी जा रही है, ये सब इतिहास बनेगा 100 साल बाद। ये सब कल्चर का पार्ट बनेगा। आपने आज से 20 साल पहले अर्बन नक्सल्स का नाम नहीं सुना था। आज 1976 के पहले एनवायरनमेंट पे कोई कुछ नहीं लिखता था, जब तक ब्रटलैंड कमीशन नहीं आया था। ब्रटलैंड कमीशन के बाद में आंखें खुली है, और आज आंखें बंद हो रही हैं।
हीट वेव से, क्लाइमेट चेंज से। ब्रटलैंड कमीशन जब चिल्ला रहा था कि भाई इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, रोक लो, आज आपको टाइगर को प्राइवेट मोमेंट्स देने पड़ रहे हैं 30 सितंबर तक के लिए। रणथंभौर बंद हो गया है। आपको खुद को नहीं मिलेगा वो प्राइवेट मोमेंट, पर टाइगर को देने पड़ेगा आपको। क्यों? इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो आपका जो भी कल्चर है वो सोसाइटी के रिफ्लेक्शंस है, चेंजेस है। तो यूरोप में जब मॉडर्निटी आई, जब ये साइंटिफिक चीजें आई, तो लोग प्लैनेट बनाने लगे। म्यूजिक में आपके गानों में लिरिक्स आए तो राइट्स की बात की गई। अभी किस टाइप के गाने सुन रहे हो आप लोग? मतलब आप नहीं, वैसे इन जनरल कौन कौन से गाने आपको लिख रहा है कि हाँ ये हैं जो गाने चल रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा नहीं सुनता, मैं थोड़ा पुराना सुनता हूँ। सॉरी। जो आपको गाने इस वक्त पसंद आ रहे हैं, अगर असली सुनने हैं तो मुझे लगता है कि कोक स्टूडियो सुनना है ना, उसमें रियलिटी आपको दिखेगी। वो लोग सोशल रियलिटीज पे लिखते हैं। फोक सॉन्ग्स होते हैं वो सोशल रियलिटी पे लिखे जाते हैं। अगर आप 1947 के बाद में और 51, मतलब उस टाइम तो मूवीज खैर आई नहीं, लेकिन 50s के जो एरा में शुरू हुआ, उसमें सबसे बड़ा टॉपिक क्या था? गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, पेन ऑफ पार्टीशन। ये आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, इन्फ्लेशन पे है ये। हाँ जी, इन्फ्लेशन पे है, आमदनी अठन्नी खर्चा। इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स को देखते हुए ये गाना लिखा गया। ये म्यूजिक जो है, ये लिरिक्स जो है, ये आपकी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आज की डेट में आप जो सुन रहे हो वो सिर्फ कॉस्मेटिक म्यूजिक है जो आपके मन को भाता है। उसके अंदर के लिरिक्स को अगर आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ लिखा तो ये है। लिरिक्स कभी पढ़ने हो तो गुलजार के पढ़ना, साहिर लुधियानवी के पढ़ना। नाम सुना है? साहिर का नाम सुना है? लिरिक्स या शायरी पढ़नी हो तो आपको एक से एक स्कॉलर्स मिल जाएंगे जिन्होंने सोशल रियलिटी के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में लिखा है, लेकिन उस पर गाने नहीं बन रहे। बहुत कम लोग होते हैं जो शेर व शायरी पढ़ते हैं, क्योंकि हमको तो क्या है, अरिजीत ठीक है, बाकी एमसी स्क्वायर के फैन है। मुझे लगता है स्क्वायर नहीं होना चाहिए उस आदमी के आगे। मैथ्स में एक ना सिंबल होता है, इन्फिनिटी का। तो क्या है, उन भैया के आगे ऐसे स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर तो मतलब वो एमसी इंटू एमसी। वो एमसी इंफिनिटी है। बाकी तुम डेसिफर कर ही लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। बताने की जरूरत नहीं है मुझे। मतलब हाउ स्टूपिड इट दिस, क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है और क्या बजा रहा है। जैसे रॉक, रॉक म्यूजिक सुनते हो? अब आपको ये पता है कि रॉक का इमर्जेंस कहां से हुआ, कब आया रॉक? बताओ। सुनते तो हो रॉक म्यूजिक, कब आया रॉक? यूएस में ग्रेट डिप्रेशन के बाद में रॉक म्यूजिक आया है। उससे इमर्ज जब हो रहे थे तब रॉक म्यूजिक आया था, ताकि लोग जो है इस डिप्रेशन से जो बाहर निकल रहे हैं उनको कुछ रिजुविनेट किया जाए। उस रिजुविनेशन के लिए रॉक म्यूजिक का इमर्जेंस हुआ। ठीक है। तो ये जो चेंजेस आए सोसाइटी में, उनके पीछे की फोर्स क्या थी? मॉडर्न फोर्सेस। और उस फेस को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्निटी। मोटा मोटा 15 16 सेंचुरी यूरोपियन सोसाइटी में इन चेंजेस को
स्टडी करने के लिए, और वो भी सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए एक सब्जेक्ट का जन्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी। ठीक है। सो सोशलॉजी इमर्ज्ड, सोशलॉजी टुक बर्थ इन द क्रैडल्स ऑफ मॉडर्निटी, इन द पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट। ये जो पीरियड जैसे ही यूरोप डार्क एजेस से बाहर निकलता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट पीरियड। जब कुछ लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर में रोशनी दिखाई देने लगती है, कुछ नया नया सोच आती है, नए इन्वेंशंस होते हैं, नए रेवोल्यूशंस आते हैं, नया आइडिया आता है कि सिक्कों से अच्छा पेपर मनी पे बात करते हैं। चेक क्या है? चेक देखा है आपने, चेक साइन वाइन करते हुए? चेक क्या है? क्या रिफ्लेक्ट करता है चेक? आइडियोलॉजिकली सोच के देखो, थोड़ा फिलोसफिकली सोच के देखो। चेक मैंने आपको काट के दिया और आपने मुझे काट के दिया, तो वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ट्रस्ट। वेरी गुड। एक्सचेंज ऑफ फेथ। मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं कि इस डेट को जब मैं ये इंस्ट्रूमेंट जाके आपको बैंक में मैं दूंगा, तो मेरे बैंक में आपके खाते से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। It is not a instrument that exchanges money. It is a instrument that has the validity of exchanging the faith, trust. तो जब चेक बाउंस होता है, तो क्यों केस होता है? क्यों चेक बाउंस होना आज की डेट में नॉन बेलेबल ऑफेंस है? फेथ ब्रीच हुआ। आपने समाज के विश्वास को तोड़ा, नॉर्म्स को ब्रेक किया। दैट इज वाई इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। समझ पा रहे हो? ये छोटी छोटी चीजों में अगर आपको फिलॉसफी दिखने लग गई, आपको आइडियाज रिफ्लेक्ट होने लग गए, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट। अब सोशलॉजी इज सिंपली द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे कि सोसाइटी के कंपोनेंट्स मान लो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, प्रोसेसेस हैं। तो आइडियोलॉजी हुआ तो सोशल सोसाइटी का ही पार्ट है, सोशल सेटअप का ही पार्ट है। तो वहां पे हम देखते हैं कुछ प्रोसेस होते हैं, सोशल प्रोसेसेस, सोशल आइडियोलॉजीज, सोशल इंस्टीट्यूशंस। रिलीजन क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। एजुकेशन क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। ये सब हम थोड़ा सा बाद में डेप्थ में चेक करेंगे। बट बात करते हैं सोशलॉजी की। सोशलॉजी में एक टर्म आपके साथ में इंट्रोड्यूस होगी, जिसे बोलेंगे हम अर्ली सोशोलॉजिस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट अगर सोच के लेवल पे, आइडियाज के लेवल पे, आइडियोलॉजी के लेवल पे अगर किसी ने डाला, तो साइंस ने डाला। क्योंकि साइंस ने जो प्रिंसिपल्स दिए, जिसमें कि एक प्रिंसिपल लॉजिक, एक रेशनैलिटी, कॉजालिटी, एम्पेरिसिज्म, कि जो सामने दिख रहा है उसको मानो। हाइपोथेटिकल चीज क्या है? कर्मा इज अ बिच। कहां है कर्मा? यू हैव सीन द बिच, हैव यू सीन कर्मा? राइट। तो एम्पेरिसिज्म जो सामने है, प्रत्यक्ष है, ऑब्जेक्टिव, जहां पे कोई चीज है तो है और नहीं है तो नहीं है, तो फैक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव है। लेकिन मैं आपकी सोच को अगर अपनी रियलिटी मान लूं और मैं उसको अपने आप के ऊपर सुपर इम्पोज कर दूं, तो मेरे को तो मेरी जिंदगी आपकी तरीके से बितानी पड़ जाएगी। लेकिन वो सोच सही है कि नहीं है, इस चीज का फैसला कौन करेगा? आपने बोला भगवान साहब है, चलो आपने ये भी बोला कर्मा इज अ बिच, आप ही के एग्जाम्पल में वापस आ जाते हैं। तो बाकी के जिन लोगों ने कर्म, कुकर्म कर रखे हैं, वो फिर बाहर कैसे घूम रहे हैं?
द बिच शुड हैव बिटन, द बिच शुड हैव काट लेना चाहिए था, पर काटा नहीं साहब। तो मैं कैसे मान लूं फिर? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि मेरे और आपकी सोच में अगर मैं बोल रहा हूं कि ये लाइट है, तो आपको इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं है ना कि लाइट है, यहां से एमिट हो रहा है व्हाइट लाइट, तो आपको इसमें डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है? किसी को ब्लू और रेड दिख रही है, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है? नहीं है। तो ऑब्जेक्टिविटी इज समथिंग कि जो है व्हाट इट इज, एंड इट इज यूनिफॉर्म, इट इज यूनिवर्सल। आपके लिए भी वही है, और मेरे लिए भी वही है, और सबके लिए वही है। तो साइंस ने ऑब्जेक्टिविटी की नॉलेज दी, साइंस ने यूनिफॉर्मिटी यूनिवर्सलिटीज के प्रिंसिपल दिए, कॉजालिटी की बात करी, एम्पेरिसिज्म की बात करी, रेशनैलिटी की बात करी, साइंस ने लॉजिक्स की बात करी। इससे पूरी सोसाइटी बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड यूरोप में, क्योंकि नए आइडियाज और पुराने दौर की जितनी भी एक्सप्लॉइटेशंस हैं, जितनी भी रूथलेसनेस है, कंजर्वेटिज्म है, ऑर्थोडॉक्सी है, उन सब से सोसाइटी बाहर आके बहुत खुश है, क्योंकि लोगों को हक मिल रहे हैं, उनको सांस लेने के लिए उस पिंजरे से बाहर खुला आसमान मिल रहा है। तो ऐसे में साइंस वो सुप्रीम, रिलीजन से ऊपर आ गई अब साइंस। क्योंकि अभी तक पूरी सोसाइटी डार्क एजेस में कौन रूल कर रहा था? रिलीजन। लेकिन रिलीजन पे भी सवाल उठाए साइंस ने। यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड, कहता है रिलीजन, यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ सिस्टम ऑफ प्लैनेट, जहां पे गैलेक्सी है, ये सोलर सिस्टम है, बीच में सन है, और हम सब उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कौन कहता है कि चिटकी उंगली पे पूरा यूनिवर्स है या अर्थ है? तो रिलीजियस सुप्रीमेसी को सवाल उठाए साइंस ने। तो जब ये सब हुआ, तो जो नीचे के मासेस हैं, अपने जैनिज्म बुद्धिज्म से रिलेट करके देखना, तभी आप आंसर में लिख पाओगे ये बातें। हमारे यहां भी यही हुआ कि चिटकी उंगली पे उठा लिया, पर्वत भी उठा लिया, लेकिन जब आप ये बोल रहे हो, मुझे तब मानना पड़ रहा है। मुझे भी तो मौका दो समझने का कि ये क्या है क्या नहीं है। तो जब लोअर वर्णा सवाल उठाते हैं, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म का इजाद होता है। इसी तरीके से जब मासेस को इस तरीके से प्रिंसिपल्स मिलते हैं, जो रिलीजन उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, सबवर्ट कर रहा है, सब्जुगेट कर रहा है, सबमिसिव बना रहा है, जब उस पे सवाल खड़े होने लग जाते हैं, तब उसको लगता है कि ठीक है यार, इससे बढ़िया तो ये इंस्टीट्यूशन है, इसकी बात मानो, क्योंकि हमको यहाँ पे आजादी मिल रही है, सोसाइटी में चेंजेस मिल रहे हैं, लाइफ बेटर हो रही है, बोलने का हक है, राइट्स के बारे में बातचीत चल रही है, हर चीज के पीछे वाय है। तो जिस वाय का जवाब नहीं है, वो वॉट मैं करूंगा नहीं। समझे? ये साइंस का जो खुमार था, ये आपको अर्ली सोशियोलॉजिस्ट में भी देखने के लिए मिलेगा। इनकी मजबूरी क्या थी? इनकी मजबूरी ये थी कि अगर सोशियोलॉजी को, जो कि एक नया बच्चा है, एक नया सब्जेक्ट है, अगर सोशियोलॉजी को साइंस के प्रिंसिपल्स को नहीं फॉलो करवाया, तो सोसाइटी रिलीजन की तरह सोशियोलॉजी को भी रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि जो साइंटिफिक है वही वैलिड है, और जो नॉन साइंटिफिक है उसको डिस्कार्ड कर रही है यूरोपियन सोसाइटी, क्योंकि वो पिछले 500-700 सालों से यही झेलती आ रही है। नॉन साइंटिफिक, नॉन रेशनल, नॉन लॉजिकल, नॉन कॉजल, ये सब कुछ इस सोसाइटी ने पूरे डार्क एजेस में देखा है। तो जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे, मतलब जिन्होंने सोशियोलॉजी का इजाद किया, जब सोशियोलॉजी में सोसाइटी की स्टडी करना शुरू किया, वहां पे इन सोशियोलॉजिस्ट ने सोशियोलॉजी को थोड़ा सा साइंटिफिक बनाए रखने की कोशिश की। तो इसीलिए अर्ली सोशियोलॉजिस्ट सच एज एमाइल डर्कहाइम,
जो कि आपके एक स्कॉलर भी हैं यूनिट 4 में। ऑगस्ट कॉम्टे। कुछ अर्ली सोशियोलॉजिस्ट और आएंगे, पर मेजरली आप सेंट सिमन का नाम देखते हैं, ऑगस्ट कॉम्टे का नाम देखते हैं, और इमाइल डर्कहाइम का नाम देखते हैं। इनमें से किसी एक ने ये तक बोल दिया कि सोशोलॉजी कुछ नहीं है, सोशोलॉजी इज जस्ट सोशल फिजिक्स। डर्कहाइम ने बोल दिया सोशोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब सिस्टमैटिक तो था, लेकिन सिस्टमैटिकली साइंटिफिक स्टडी है, क्योंकि वो साइंटिफिक वर्ड लगाना जरूरी था, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे तो कुचल दिए जाओगे उस यूरोपियन सोसाइटी में। वो सोसाइटी ऐसी किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो हाइपोथेटिकल है, फिलोसॉफिकल है, जिसके डेरिवेशंस साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जिसके कंक्लूजन्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो किसी ने बोला कि सोशोलॉजी क्या है? सोशल फिजिक्स। किसी ने बोला सोशोलॉजी इज सिंपली द साइंटिफिक स्टडी एंड साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। इन लोगों का नाम था, जिन्होंने क्या बोला? सोशोलॉजी इज अ साइंस। सोशोलॉजी साइंस ही है। बात समझ आई? सोशोलॉजी इज अ साइंस। इनका नाम था पॉजिटिविस्ट, हु हैड दैट पॉजिटिव थॉट कि सोशोलॉजी इज अ साइंस। बट मैंने बोला था आपको, पूरी सोशोलॉजी सिर्फ 3 वर्ड्स पे चलेगी: थीसिस, जैसे जैसे समय बदलता है, तो शुरुआत में तो आपके कोई क्रिटिक नहीं होते। 2014 में कोई क्रिटिक नहीं था। 14 के बाद में क्रिटिक पैदा हुए। 19 तक आते आते कुछ आवाजें उठी। 24 में बहुत सारी आवाजें उठ गई, इसीलिए सीट कम हो गई। राइट और रॉन्ग? अर्ली सोशियोलॉजिस्ट, they were mostly positivist. Later sociologist, जैसे ही इस डिसिप्लिन को थोड़ा सा रिकग्निशन मिला, तो ये आ गए एंटीथीसिस वाले लोग। वो बोलते हैं सोशोलॉजी इज नॉट अ साइंस। इन लोगों को हम बोलते हैं एंटी पॉजिटिविस्ट, जो बोलते हैं कि हाउ कैन यू स्टडी अ ह्यूमन बीइंग इन अ साइंटिफिक मैनर। जो इंसान एनिमलिस्टिक है, जिसकी डिजायर सीमलेस है, जिसके थॉट प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता, जिसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने बाहर जाने के लिए बोला तो क्यों बाहर जाओ, नाहरगढ़ जाने के लिए बोला तो मान जाओगे? अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, वेरी डायनामिक। आज मौसम अच्छा है, आज क्लास नहीं जाएंगे, ऑनलाइन ले लेते हैं। क्यों भाई ऑनलाइन? डायनेमिक नेचर है। कल तक एंथुजियाज्म था यूपीएससी के लिए, आज नहीं है। आज मन कम हो रहा है, कल चलेंगे क्लास। तो ह्यूमन नेचर इज डड, डायनेमिक, अनप्रिडिक्टेबल एंड डाइवर्स। हमारा बिहेवियर कभी भी हर सिचुएशन में एक जैसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टीयर्स, आंसू आते हैं। एक आंसू आते हैं जिस दिन रिजल्ट आता है। एक आंसू आते हैं प्याज जब कटता है। एक आंसू आते हैं जब खुद का कटता है। नहीं, एक आंसू आते हैं जब बहुत दिनों बाद दोस्त से मिले। एक आंसू आते हैं मूवी देखते समय, एक आते हैं गाने सुनते समय। है ना?
बट टीयर्स आर टीयर्स अकॉर्डिंग टू साइंस। जैसे मैंने आपको A1 B1 बताया, तो B1 हुआ है तो उसका मतलब A1 ही कॉज हो सकती है। इफ आई अंडरस्टैंड दिस थिंग इन साइंटिफिक मैनर, तो मैंने ये देख लिया कि प्याज काटते समय आंसू आ रहे हैं, तो मैंने किसी के आंसू देखे, तो मैंने समझा कि इसने प्याज काटा होगा। मुझे थोड़ी पता है कि उसका कट गया, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अरे, प्याज काटा है, इसमें क्या रोने की बात है, आंख धो लो जाके, दुख कम हो जाएगा। पर वो दुख कम नहीं होगा। ये लेक्यूना है साइंस का। ऑब्जर्वेशन है ना आप लोगों के अंदर में, सबको ऑब्जर्व करते हो आप। अब तो दुनिया की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत है। मैं दो तीन स्माइल्स करके बताता हूं, मुझे बताना कि किस टाइप की स्माइल है। सार्कास्टिक, एक ये वाली। शर्माने वाली, एक ये वाली। एक ये वाली। है ना? मैंने कुछ बोला, पर आपने सब समझा ना। यही है हमारे नेचर की, हमारे बिहेवियर की डाइवर्सिटी। तो जो बाद में सोसाइटी को स्टडी करने के लिए जो सोशोलॉजिस्ट आए, उन्होंने बोला कि यार, ह्यूमन एंटिटी को, ह्यूमन बीइंग को समझने के लिए आप सोशल बीइंग की तरह भी उसको समझना चाह रहे हो, तब भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको साइंटिफिकली समझ पाओ। साइंस में तो यू हैव वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स की 1 ml HCl डालने पे ये रिएक्शन होगा। हमारा 1 ml HCl, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, 1 ml अल्कोहल डालने पे टेस्ट ट्यूब में कुछ रिएक्शन होते हैं। कुछ लोग होते हैं, 2 लोग हैं, उनमें 30 ml डाल दो, रिएक्शन हो जाएगा। 300 डाल दो, कुछ के 300 में भी रिएक्शन नहीं होंगे। है ना डाइवर्स नेचर? सम पीपल स्टार्ट स्पीकिंग, सम पीपल स्टार्ट क्राइंग, सम पीपल आर रियली हैप्पी अबाउट इट। अल्कोहल के अलग अलग रिएक्शंस है ना बॉडी में। बिल्कुल वैसे ही उसने बोला कि आप मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज डड। अपने आसपास से देखो, माइक पहनने के बाद में, कैमरे के साथ में, कोई इंसान नॉन बायोलॉजिकल हो जाता है, लेकिन वैसे तो वो बायोलॉजिकल है ना। इसे बोलते हैं हॉकथॉर्न इफेक्ट। हॉकथॉर्न इफेक्ट इज, जब मुझे कोई देख रहा है, जब मुझे कोई देख रहा है तब मैं कैसा बिहेव कर रहा हूं, और जब मुझे कोई नहीं देख रहा है तब मैं कैसा बिहेव कर रहा हूं। कौन सा सच है? बताओ। इसीलिए तुम समझे कि माइक पे आंसू कैसे आ जाते हैं। स्पीच बोलते बोलते आंसू कैसे आ जाते हैं, वो आंसू कहां से आते हैं। मैं बीच साफ करने गया, मैं व्हाइट कपड़े पहन के क्यों जाऊंगा? बाथरूम क्लीन करते हो, वार्डरोब क्लीन करते हो, कोट वोट पहन के बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहन के बाथरूम क्लीन किए कभी? समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? फोटो देखी थी, बीच क्लीनिंग कैंपेन, ये सब कैमरा करवाता है। इसीलिए बायोलॉजिकल बीइंग एक नॉन बायोलॉजिकल डिवाइन बीइंग हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज हॉकथॉर्न इफेक्ट। ये आपको पढ़ाएंगे अभी, कार्ल पॉपर के अंदर में कंसेप्ट आएगा एक हॉकथॉर्न इफेक्ट। हॉकथॉर्न इफेक्ट इज, जब मुझे कुछ लोग देख रहे हैं तब मैं कैसा बिहेव कर रहा हूं। राइट? इन सब चीजों का डेरिवेशन लेके आए हमारे पास में लेटर सोशियोलॉजिस्ट, जो एंटी पॉजिटिविस्ट आएंगे। एंटी पॉजिटिविस्ट जो ह्यूमन बिहेवियर के डायनामिक, अनप्रिडिक्टेबल, डाइवर्स नेचर को बोलते हैं कि आपको सब्जेक्टिव रखना पड़ेगा। दे से अर्ली पॉजिटिविस्ट या अर्ली सोशियोलॉजिस्ट हम कह लें, दैट सोशियोलॉजी
ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी। आंसू किसी भी तरीके के हो, मैं बता दूंगा ऑब्जेक्टिवली कि ये आंसू प्याज के हैं। अकॉर्डिंग टू देम पॉजिटिविस्ट की ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है। एंटी पॉजिटिविस्ट इस जगह पे बोलते हैं दैट सोशोलॉजी वाइल स्टडिंग अ ह्यूमन सोसाइटी या सोसाइटी को स्टडी करते समय हम फोकस करें सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जो रियलिटी आपको दिख रही है वो ऑब्जेक्टिव है, आंसू ऑब्जेक्टिव ही है, पर उसकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग देखो कि प्यार से है, प्यार से है, या किसी और कारण से। हो सकता है आंख में आयोडेक्स चला गया हो सकता है कि मुझे स्नीजिंग और कोल्ड कफिंग के कारण आंसू आ रहे हो, और हो सकता है कि वो खुशी के आंसू हो। राइट और रॉन्ग? तो एंटी पॉजिटिविस्ट बोलते हैं कि आंसू तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, पर उसको समझने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, तो आपको सबके पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा, और सबका पर्सपेक्टिव सही है। सो यू कैन नॉट बी डिराइविंग लॉज, क्योंकि लॉ एक ही होता है, A1 विल लीड टू B1, बट ऐसा कौन बोलेंगे? बट A1 माइट लीड टू B1, B2, B3, B4, और B3 हो रहा है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि A1 ही कॉज हो सकता है A2 भी कॉज हो। ये कौन बोलते हैं? एंटी पॉजिटिविस्ट, जिनका असर्शन बड़ा सिंपल है दैट सोशोलॉजी इज नॉट अ साइंस। थीसिस, एंटीथीसिस, तीसरा क्या आएगा? सिंथेसिस, जिनको हम बोलते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट। इसमें सबसे बड़े स्कॉलर हमारे पास में हमारे सिलेबस में है मैक्स वेबर। इनका बड़ा सिंपल सा कहना है, अगर मैं इसको टर्म्स में पुट करूं, देन सोशोलॉजी एज अ साइंस। अब एज अ साइंस में मैंने बहुत कुछ बोल दिया। एज अ साइंस का मतलब की तरह है, आई एम लाइक हिम, आई एम नॉट हिम। बात समझ रहे हो? आई एम लाइक विवेकानंद, बट आई एम नॉट विवेकानंद। तो हर नरेंद्र विवेकानंद नहीं होता। क्या नाम था विवेकानंद का? नरेंद्र नाथ दत्त। तो हर नरेंद्र विवेकानंद नहीं होता। ही माइट बी, ही माइट एक्ट लाइक नरेंद्र दत्त। बात समझ आई? तो एज अ साइंस का मतलब, मैं कौन सी नरेंद्र की बात कर रहा हूं? तुम हंस क्यों रहे हो ऐसे? वो वाला नहीं, ये वाला। सोशोलॉजी एज साइंस का मतलब कि साइंस की तरह है, पर साइंस नहीं है। तो मैं ये भी नहीं बोला कि साइंस नहीं है, पर साइंस जैसा है। तो ना मैंने एंटी पॉजिटिविस्ट वाली बात करी, और ना मैंने पॉजिटिविस्ट की बात करी कि साइंस ही है, और ना मैंने ये बोला कि साइंस है ही नहीं, पर मैंने बोला साइंस की तरह है। ये जो मैंने आज आपको कहानी बताई है आने वाले 2 यूनिट्स तक वैलिड रहेगी, और मैं लगातार आपको ये रिपीट करवा करवा के बोर कर दूंगा, क्योंकि 2 यूनिट्स पूरी इसी पे ही आगे पीछे बेस्ड है। अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स तक हमारा यही चलता रहेगा, और ये 2 यूनिट्स करीबन करीबन आपको 60 मार्क्स देके जाएंगी।
50 to 60 मार्क्स आप यहां से लेके जाओगे। सोशोलॉजी और कॉमन सेंस यही टॉपिक आएगा। कॉमन सेंस बोलता है भाई सोशोलॉजी में, सोशोलॉजी कॉमन सेंस है, क्वेश्चन मार्क। एक बोलेगा बिल्कुल साहब कॉमन सेंस है, एक बोलेगा बिल्कुल भी नहीं है तो वो पॉजिटिविस्ट है, और बोलेगा हाँ थोड़ा बहुत कॉमन सेंस ही है तो सिंथेसिस। इंटायर सोशियोलॉजी, अगर मैं पूरे इतने सालों में अगर सोशियोलॉजी को डेसिफर कर पाया हूं और सबसे आसानी से अगर इसको समराइज किया जा सके, सो योर इंटायर सोशियोलॉजी इज बेस्ड ऑन दीज फंडामेंटल कंसेप्ट्स। इन तीन कंसेप्ट पे किसी भी चीज के एक प्रोपोनेंट्स होंगे थीसिस, उसके क्रिटिक्स होंगे एंटीथीसिस, और उन दोनों का मिला जुला या कुछ हट के कोई सिंथेसिस में अपना ओपिनियन दे देता है। यही सोशियोलॉजी है। इतना कॉम्प्लिकेट करके जो सोशियोलॉजी को पढ़ाया जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप टॉपर्स की कॉपी देखो या अपना कोई भी मटेरियल उठा के देख लो, कोई बुक उठा के देख लो, सोशियोलॉजी को इसी तरीके से स्टडी किया जाता है। कोई भी स्कॉलर, सोशियोलॉजी का सेकंड रूल, कोई भी स्कॉलर, कोई भी ऑथर कभी भी जजमेंट नहीं देगा सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी साइंस है, हाँ साहब है। कौन बोल रहा है? पॉजिटिविस्ट। पर नहीं भी है, कौन बोल रहा है? एंटी पॉजिटिविस्ट। के जैसी है, नॉन पॉजिटिविस्ट। पर स्कॉलर मोस्टली टिल नाउ, टिल डेट, सोशलॉजी की सबसे बड़ी फंडामेंटल कमियों में से एक ये है कि सोशलॉजी कभी भी जजमेंट नहीं देता, सबके कंधों पे रख के बंदूक चलाता है, बट कंक्लूजन में कभी नहीं बोलता कि क्या है। आज तक किसी को नहीं पता कि सोशलॉजी साइंस है कि नहीं है या जैसी है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, व्हाट यू हैव टू राइट। आपको भी बस तीन पक्षों को पेश करना है, बाकी हाथ जोड़ो और निकल जाओ, यहीं से नंबर आएंगे। आपने जजमेंट दे दिया तो वो सोशलॉजी से आप बाहर चले गए। सोशलॉजी का मतलब सिंपल, जस्ट हैविंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, मल्टीपल लेंसेज टू सी अ पर्टिकुलर थिंग। आपको डाइवर्सिटी की नॉलेज होनी चाहिए, यस नो मे बी, खत्म। ठीक है। सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ योर फर्स्ट यूनिट। अब हम इसको कल से माइंड मैप के थ्रू कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।